नमस्कार। मैं सीए आनंद बारपुते आज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने के लिए क्या क्या केयर आपको लेनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मली एमएसएमई छोटे यूनिट स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते समय दिक्कत ये आती है कि कोई भी अकाउंटेंट को आप हायर करोगे तो उसका सैलरी 10 to 15,000 रुपीज़ पर मंथ होता है, और इसलिए इनिशियली आपको ये एक्सपेंडिचर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसलिए आपने अगर खुद थोड़ा केयर लिया तो आप अकाउंटिंग वर्क आउटसोर्स करके कम कीमत में ये करवा सकते हैं। तो उसको क्या करने का, तो बेसिकली ये ध्यान में रखें कि जब आउटसोर्स कर रहे हो आप अकाउंटिंग एक्टिविटी, किसी को देकर आप लिखवा के ले रहे हो, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है आपको कि वो जो सामने वाला बुक्स लिख रहा है वो अंतर्ज्ञानी नहीं है। जैसे कि आप कुछ भी करो और वो पहचान लेगा कि आपने किस हेड के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है और किस चीज़ के लिए खर्चा किया है या किस चीज़ से आपको आमदनी आई है, तो ये समझना उसके लिए मुश्किल बात है। तो इसलिए यू शुड बी एबल टू इनेबल हिम टू राइट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय यू। तो ऐसा रिकॉर्ड क्या आपने बनाना चाहिए, तो ये समझ में लीजिए आप। तो एक होता है एक्सपेंडिचर के बिल्स, ठीक है। आपने अगर कुछ भी परचेस किया है आपके बिजनेस के लिए तो उसका एक बिल मिलता है आपको, तो ये बिल मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये बिल नहीं मिलता है, जैसे कि आप रिक्शा से ट्रैवलिंग करोगे तो रिक्शा वाला आपको बिल निकाल के नहीं देगा, तो उस केस में आपको वो एक्सपेंडिचर भी अकाउंटिंग करना होता है। या बहुत बार पेट्रोल पंप्स जाओगे तो अगर बिल नहीं मिला आपको तो आपने एक वोचर बनाना होता है, तो उसको बोलते हैं कि सेल्फ मेड वोचर्स। तो वोचर बुक आपने साथ में रखना चाहिए, और जो भी खर्चा आप करते हो उसमें उसकी डिटेलिंग रखनी चाहिए कि कुछ कौन से हेड के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है और किसको दिया है, वो उस पर लिखना ज़रूरी है उसको। उसके अलावा आप जो बैंक अकाउंट यूज़ करते हो उस बैंक अकाउंट का एक चेक बुक आपको लेना चाहिए बैंक से, और उस चेक बुक से चेक दे करके आपको अकाउंट पे चेक से एक्सपेंडिचर करने हैं। तो चेक आप दोगे, समझो एक आपने स्टेशनरी परचेस की और उसके लिए आपने XYZ जनरल स्टोर को चेक दिया, तो आपकी चेकबुक का जो काउंटर फॉइल है उसमें आप लिखते हो XYZ जनरल स्टोर। लेकिन जो अकाउंटिंग करने वाला आपका आदमी है उसको ये पता नहीं कि XYZ जनरल स्टोर से आपने क्या परचेस किया। इसलिए जब आप काउंटर फाइल भरते हो तो उसमें ये लिखना जरूरी है कि XYZ जनरल स्टोर फॉर स्टेशनरी आइटम्स। तो ये अगर लिखेंगे तो फिर आपका जो अकाउंटेंट है, जो हायर करेंगे आप जिसको भी, वो अकाउंट आपका ढंग से लिख पाएगा, उसमें वो स्टेशनरी हेड को आपका एक्सपेंडिचर डाल पाएगा। बहुत बार अभी आजकल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ऑनलाइन बैंक अकाउंट से करते हैं या ऐप से करते हैं आपको। तो उसमें एक चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर आप एक बैंक यूज करते हो, जैसे कि आपका बैंक है SBI, तो SBI का ही ऐप आप यूज कीजिए। या समझो आपका बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही ऐप यूज कीजिए। ये अगर आप करेंगे तो आपका जो डिटेलिंग है बैंक स्टेटमेंट का वो डिटेल आएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट एक है और उसको आप ड्राइव कर रहे हो दूसरे ऐप से, जैसे कि पेटीएम का ऐप है उससे ऐप का ड्राइव कर रहे हो, तो वो आपको डिटेलिंग नहीं देगा, बैंक स्टेटमेंट आपका डिटेल में नहीं आएगा। तो जो बैंक अकाउंट आप यूज कर रहे हो उसी बैंक अकाउंट का ऐप आप यूज कीजिए, और उसमें एक रिमार्क कॉलम होता है जिसमें आपको ये डिटेल लिखने का प्रावधान होता है कि डिटेल आप क्या क्या लिखते हैं। उसमें फील्ड होता है रिमार्क का कि आपने किस लिए वो चेक दिया, तो वो आपको पूरा डिटेल लिखना चाहिए कि ये XYZ जनरल स्टोर को स्टेशनरी आइटम के लिए दिया। XYZ का तो नाम आ जाएगा पेई के इसमें, लेकिन आपने क्यों दिया वो चेक, किस अकाउंट हेड को आपने उसको डेबिट करना चाहिए, वो हेड आपने रिमार्क कॉलम में लिखना चाहिए। तो जो आपका अकाउंटिंग लिखने वाला आदमी है वो ढंग से समझ पाएगा, और उस ढंग से आपका अकाउंटिंग आप जैसे ही क्वार्टरली, मंथली, ईयरली उससे लिखवा लेते हो तो वो ढंग से लिख पाएगा। इसके अलावा ये देखना है कि कैश वोचर आपका जो है, कैश एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ 10,000 इज नॉट अलाउड। तो कैश एक्सपेंडिचर आपका कम से कम हो सके तो जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो वो बैंक से करें। एक इजी बैंक अकाउंट आप उसका ऐप यूज कीजिए, और बैंक से आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम करने में, इनकम टैक्स के लिए भी। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं कि जो कैश में करने पड़ते हैं।
आजकल उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको करने पड़े तो ये ध्यान रखें कि कोई भी एक्सपेंडिचर, कैश एक्सपेंडिचर 10,000 के ऊपर ना हो। इसके साथ आप बैंक में पैसे भरते हो, जैसे कि कोई आपको चेक देता है तो चेक को आप बैंक में भरते हो, तो कैसे भरते हो, उसके साथ एक पेइंग स्लिप अटैच करके भरते हो। तो पेइंग स्लिप का एक बुक आप रख लीजिए और उसका काउंटर फॉइल ढंग से भर लीजिए कि वो चेक आपको किसके पास से मिला, किस फीस का मिला, किस हेड के लिए मिला, वो भी आपको उस पर काउंटर फॉइल पे डिटेल लिखना है। जैसे कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपने मुझे फीस दिया तो मुझे काउंटर फॉइल पे लिखना चाहिए कि प्रोफेशनल फीस या अकाउंटिंग फीस या इनकम टैक्स रिटर्न फीस रिसीव्ड फ्रॉम XYZ, ये दोनों चीजें मेरे काउंटर फॉइल में आनी चाहिए। और उस चेक का नंबर भी आना चाहिए, जो चेक मैं भर रहा हूं तो मैं रिलेट कर सकता हूं उसमें, बैंक रिकंसिलेशन बनाते समय ये आसान जाता है। इसके अलावा मुझे इनवॉइस निकालना पड़ता है, बिल निकालना पड़ता है मेरा। जब मैं कोई भी सर्विसेज या गुड्स डिलीवर करता हूं तो मेरा बिल जरूरी है। अगर आपका टर्नओवर सर्विस सेक्टर का 20 लाख के ऊपर है या गुड्स में आप डील करते हो और उसका अगर टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जाता है तो आपको GST इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो उसके नीचे है तो आपको नॉर्मल इनवॉइस चल जाएगा। तो इनवॉइस या बिल बनाना जरूरी है आपको। और वो जब भी आप कोई माल बेचते हो या सर्विस डिलीवर करते हो तो आपको इनवॉइस उसके ऊपर रेज करना चाहिए। उसके साथ रिसीट बुक भी आपने लिखना चाहिए। यानी इनवॉइस तो आपने रेज कर लिया, यानी जैसे मैंने आपको कोई सर्विस दे दी है तो मैंने आपको एक बिल भेज दिया कि भाई इस सर्विसेज के मेरे 5,000 रुपीज हो जाएंगे, तो मैंने बिल भेज दिया। लेकिन बिल भेजने के बाद आप लोग मुझे पैसे दोगे, तो पैसे देने के बाद मैंने एक रिसीट इशू करनी चाहिए। जब तक आप इनवॉइस और रिसीट ये दोनों अलग अलग नहीं रखोगे तब तक आपका प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होगा। तो अगर आप 5,000 का बिल आपके ऊपर भेज दिया और मैंने जैसे ही आप 5,000 रुपये देते हो तब मैंने एक रिसीट इशू कर दी, तो मेरी डेटर्स की लिस्ट में आपका नाम रहेगा कि आपसे 5,000 रुपये आना है, तो ये मेरे ध्यान में रहेगा। ठीक है। और जब भी रिसीट मैं इशू करता हूं तब रिसीट से वो इरेज हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा कि मेरा अकाउंटिंग, मतलब आपके तरफ से कोई आना नहीं, और मुझे जब आप पैसे देते हो तो उसका रिसीट भी आपको दे सकता हूं। तो बिल और रिसीट ये अलग अलग बनाना चाहिए और वो बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद आप जब ये सारी चीजें, मतलब अभी आउटसोर्स अकाउंटिंग, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटिंग करने वाले कोई आदमी को आप रख लिया और उसको आउटसोर्स कर लिया, अकाउंटिंग की एक्टिविटीज आउटसोर्स कर दी, तो उसको क्या क्या देना चाहिए आपने। फिर उसको एक्सपेंडिचर के आपके जितने भी बिल्स है, बिल्स या वोचर देने चाहिए, चेकबुक देना चाहिए, काउंटर फॉइल देनी चाहिए स्लिप बुक की, वोचर्स देने चाहिए और रिसीट देनी चाहिए, इनवॉइसेस देने चाहिए और बैंक स्टेटमेंट देना चाहिए। अच्छा, वोचर 2 टाइप के होते हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वोचर 2 टाइप के होते हैं, एक कैश वोचर्स और एक बैंक वोचर। यानी आप ऑनलाइन पेमेंट जो करते हो या चेकबुक से जो पेमेंट करते हैं उसको बैंक वोचर में अटैच करना चाहिए। मतलब बॉक्स फाइल 2 रखिए आप, एक बैंक वोचर्स के लिए और एक कैश वोचर्स के लिए। तो जो एक्सपेंडिचर आप बैंक से पे करते हो वो बैंक वोचर फाइल में अटैच कीजिए, और जो कैश से पे करते हो उसको कैश वोचर फाइल में अटैच कीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि जो अकाउंटिंग लिखने वाला आदमी है उसको ये समझेगा कि ये एक्सपेंडिचर है, ये बैंक से किया गया है, और ये एक्सपेंडिचर है वो कैश से किया गया है। इसके अलावा एक टिप हम और देते हैं आपको कि बैंक जो अकाउंट्स है वो मिनिमम टू मिनिमम रखिए। प्रिफरेबली एक ही बैंक अकाउंट आपने रख लिया तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अकाउंटेंट ये समझ नहीं पाएगा कि ये बैंक वोचर है लेकिन कौन से बैंक से दिया गया है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अनलेस यू मार्क समथिंग ऑन वोचर कि ये SBI से दिया है या HDFC बैंक से दिया है। तो ये आपने वोचर पे लिखना चाहिए, तभी वो ढंग से आपका अकाउंटिंग लिख पाएगा। तो इसलिए आप बैंक अकाउंट है वो मिनिमम टू मिनिमम रखिए, और जो बैंक में आप एग्जीक्यूट करते हो उसी का ऐप आप यूज कीजिए। उसके बाद अकाउंटेंट जो आपके बुक्स लिखता है, जिसको आपने आउटसोर्स किया है अकाउंटिंग एक्टिविटी, इनिशियल स्टेजेस में स्टार्टअप को अकाउंटिंग एक्टिविटी आउटसोर्स करना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अकाउंटिंग रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। 10-15 हज़ार का सैलरी पर मंथ देना आपके लिए मुश्किल होता है। उससे अच्छा पूरे साल के अकाउंट 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये में कोई लिखने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मिलता है या कोई अकाउंटेंट मिलता है आपको, तो ज़्यादा बेहतर होता है।
ये सारे वोचर्स, ये सारे रिकॉर्ड्स आपने जब डिलीवर करते हो तब वो अकाउंटिंग कर पाता है। और वो अकाउंटिंग क्या क्या करता है, एक तो आपका कैश बुक लिखता है। कैश बुक में क्या आता है कि कैश बुक यानी आपका ओपनिंग बैलेंसेस था 10,000 रुपीज़, आपने एक्सपेंडिचर किया स्टेशनरी के ऊपर 2,000 रुपीज़, उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंडिचर 5,000 रुपीज़ और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास रहा 3,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये नॉर्मल अकाउंटिंग कैश बुक डे टू डे बेसिस पे ये अकाउंटिंग होता है। लेकिन मैंने आपको पूछा कि पूरे साल में स्टेशनरी के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, तो वो बताना मुश्किल होता है। वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए लेजर होता है। यानी आपने दिन में स्टेशनरी के ऊपर आज 2,000 खर्चा किया, कल 3,000 किया, परसों 10,000 किया, वो सब एक्यूमुलेट होके एक जगह पे आता है, उसको लेजर बोलते हैं। तो ये लेजर प्रीवियसली मैन्युअल होता है, आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से लेजर निकलता है और उससे आपको आइडिया आती है कि टोटल पूरे साल में हमारा स्टेशनरी के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना हुआ, सैलरी के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना हुआ, या बाकी चीज़ों के लिए एक्सपेंडिचर कितना हुआ, हेड वाइज आपके पास निकल के आता है, तो उसको लेजर बोलते हैं। तो कैश बुक, लेजर, ये दो मेजर प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री होते हैं। इसके बाद आपके पास एक समरी फॉर्म में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। तो वो मेनली होते हैं दो टाइप के। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी आपके रिकरिंग इनकम या रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आते हैं। जैसे कि आपने सेल्स किया तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, आपने परचेस किया तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, आपने स्टेशनरी के ऊपर एक्सपेंडिचर किया तो प्रॉफिट एंड लॉस को आएगा। लेकिन आपने कंप्यूटर ले लिया एक आधे साल में, तो कंप्यूटर एक साल में इरेज होने वाला है क्या, एक ही साल में निकलने वाला है क्या? नहीं। तो वो आपकी एसेट है, वो 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए आपके पास रहेगा, इसलिए होता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। ठीक है, या आपने कोई लोन ले लिया तो आता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो इसलिए आपको ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली होते हैं या उसके एनेक्चर्स होते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे एक साइड में इनकम लिखी होती है आपकी और एक साइड में एक्सपेंडिचर लिखा होता है, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आता है आपका प्रॉफिट या लॉस, वो नीचे लिखा होता है। ठीक है, और बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये चीजें होती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, समझने में शुरुआती में दिक्कत आएगी, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आपको धीरे धीरे ध्यान में आ जाएगा। पर सजेस्ट हम ये करते हैं आपको कि अकाउंटिंग खुद मत कीजिए, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड खुद रखिए, लेकिन अकाउंटिंग किसी से करवा लीजिए। जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट मार्केट में होते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत से ये काम करते हैं, जो आपके रिटर्न फाइल करते हैं वही ये काम करते हैं, तो उनसे करवा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रोफेशनली आपके अकाउंटिंग रहेंगे और आपको करेक्ट रिजल्ट्स उसका मिलेगा। पर एक बात ये भी ध्यान में हमेशा रखिए कि जो भी आपका अकाउंट लिखने वाला आदमी है वो अंतर्ज्ञानी है नहीं है, उसको ये नहीं समझेगा कि को एक्सपेंडिचर आपने किस ढंग से किया है, किस हेड के ऊपर किया है। इसलिए जो रिकॉर्ड आप उसको दे रहे हो वो रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर ढंग से मेंटेन होना चाहिए। कैश बुक, कैश वोचर फाइल, बैंक वोचर फाइल, बैंक स्टेटमेंट्स, चेक बुक काउंटर फाइल, स्लिप बुक काउंटर फाइल, ये चीज़ें अपने ढंग से मेंटेन की तो आपका अकाउंटिंग का आधा टेंशन कम हो जाएगा और आप अकाउंटिंग एक्टिविटी आउटसोर्स करके अच्छा रिजल्ट ले सकोगे। ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ या क्वार्टर टू क्वार्टर या 6 मंथ टू 6 मंथ्स आपका बिजनेस का रिव्यू कर पाओगे और इस हिसाब से बिजनेस की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करके आगे जा पाओगे। तो ये था अकाउंटिंग के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। धन्यवाद। आनंद बारपुते, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको और कोई जानकारी हमें इसके बारे में लेनी है तो आप barpute.com के ऊपर लॉग ऑन हो सकते हैं या हमें फ़ोन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है ऑफिस का 902819300। याद रखिए 902819300। इस नंबर पे हम लोग आपको फर्दर कंसल्टेशन कर पाएंगे या आपका अकाउंटिंग हमसे करवाना है आपको तो आप ये सारी चीज़ें स्कैन फॉर्म में हमें भेज सकते हैं, हम आपका अकाउंटिंग करके आपको डिलीवर करते हैं। We serve you on online with the help of mail, sale and couriers. Thank you very much.